हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के इस मेंस बैच में। साथियों, आज हमारा तीसरा दिन है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप देख सकते हैं। और आज हमारा है इस बैच का लेक्चर नंबर 3। तो इस बैच में हम अपर पीसीएस उत्तराखंड अपर पीसीएस के जो 6 पेपर हैं उसमें जितनी यूनिट्स दे रखी हैं, उस यूनिट्स में जितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं और जो विभिन्न जो पीसीएस परीक्षाएं हैं उसमें आए हुए हैं, उसमें हमने शामिल किया है। तो इस कोर्स के बाद आपका लगभग पूरा सिलेबस ये कवर हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी संदर्भ में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और तीसरा दिन है। आज के हमारे टॉपिक थे संविधान की प्रस्तावना और संशोधन, संविधान संशोधन। अभी यूनिट 1 ही हमारी चल रही है। जैसे अपर पीसीएस का जो पेपर 2 है उसमें इतनी सारी यूनिट्स दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। उसमें जो पहली यूनिट है, ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, तो पहली यूनिट ही अभी हमारी चल रही है। इसमें अभी तक हमने बुनियादी संरचना ये कवर कर लिया है। इसके साथ में ही विशेषता हमने कवर कर ली है और संशोधन आज हमारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा डीपीएसपी है और प्रस्तावना, ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे संबंधित आपको 2 क्वेश्चन कल ही दिए जा चुके थे। तो देखिए, ये हमारा डे 1 था। डे वन में हमने संविधान की विशेषता, संशोधन, बुनियादी संरचना, ये हमने कवर किए थे। 2 क्वेश्चन आपने लिखे थे, इसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए गए थे। इसके बाद डे 2 में संशोधन से 2 सवाल थे, जो कि एक सवाल ये उत्तराखंड अपर पीसीएस 2016 में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा डे 3 यानी कल हमने आपको सवाल दिए थे, जिसमें पहला सवाल था जिसमें टॉपिक था हमारा यूनिट 1 का ही, प्रस्तावना और संशोधन। उसमें हमने 2 सवाल बनाए थे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, और दूसरा सवाल था 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान को भारतीय संविधान का पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है। तो चूँकि ये संशोधन से टॉपिक है, प्रेम्बल से हमारा टॉपिक है, इसको आज हम कवर करेंगे। तो जिन छात्रों की तैयारी अच्छी है या जिन्होंने मेंस लिखा है, तो वो तो पहले अपना क्वेश्चन ये आंसर लिख के सबमिट कर देंगे। उसके बाद मॉडल आंसर की ये वीडियो देखेंगे। और मान लीजिए कोई अभी तैयारी में नया है या जिसे आंसर लिखने में अभी थोड़े संकोच होता है, तो वो पहले मॉडल आंसर की वीडियो देखे, मॉडल आंसर पढ़े, उसके बाद आंसर लिखे। लेकिन आंसर ज़रूर लिखना है और इसकी आंसर की PDF जल्दी आपको आपके ग्रुप में ही सबमिट कर दी जाएगी। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन था। तो पहला सवाल था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मॉडल आंसर नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये सवाल 2023 में यूपी पीसीएस में, अपर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ये सवाल है 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है। तो अंडरलाइन कर लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन ये रहा। इसके बाद भारतीय संविधान का पुनर्लेखन, ये 2 शब्द आ गए। इसका मतलब हम इन दोनों शब्दों पर हमें बात करनी है, इसी का विस्तार करना है। तो सवाल ये है, एक तो 42वां संविधान संशोधन है क्या, और पुनर्लेखन संविधान का पुनर्लेखन। इसका मतलब है ये कोई पढ़ने से ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसा संविधान संशोधन हुए हैं इसमें, जिसमें हमारा जो संविधान है, मान लीजिए हमारे संविधान ये है, और लगभग इसी को ही इसका विस्तार कर दिया गया है, या इसका विस्तार किया गया है, या फिर पुनर्लेखन का मतलब है इसको हटाकर दूसरा संविधान ला दिया गया है। इस टाइप से कह सकते हैं। ये हमारा जो है मिनी संविधान। जैसे एक सवाल इससे हमने और बना दिया था, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान क्यों कहते हैं। तो इसका हम कंटेंट आगे देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर लिखने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, इसके बाद हमारी बॉडी आएगी और इसके बाद कंक्लूजन। आज मैंने क्वेश्चन चेक किए थे, तो उसमें कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, वो मॉडल आंसर पढ़कर लिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो वो क्या कर रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं परिचय। तो आपको परिचय हेडिंग नहीं डालना है, ये तो
मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जिससे एग्ज़ाम टाइम में या फिर अभी आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाए, तो फिर आप लिख सकें। ठीक है, ये नहीं करना है। इसके बाद में देखिए परिचय में हम क्या लिख सकते हैं। तो परिचय में हमसे पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन। तो परिचय में आप लिखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहते हैं। कारण है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में संशोधन किए गए थे, और साथ ही इसमें वो जो मूल संरचना है संविधान की उसे हटाने का, ये क्रॉस का निशान मतलब उसे हटाने का प्रयास किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बस इतना हमारा इंट्रोडक्शन हो गया 2-3 लाइन का, इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। जैसा आज मैं कुछ हमने कॉपी पढ़ी, तो उसमें क्या है, जो इंट्रोडक्शन है लगभग इंट्रोडक्शन ही 7-8 लाइन का लिखा गया है, तो ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, इतना नहीं लिखना है, 2-3 लाइन का हमारा इंट्रोडक्शन बहुत है। तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन को, इसमें हम इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन में भारी मात्रा में संशोधन किए गए थे तथा साथ ही मूल संरचना को हटाने का प्रयास किया गया था। बस इतना, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। इसके बाद में अब इसमें लिखा है पुनर्लेखन का प्रयास। तो पुनर्लेखन का मतलब वही है कि इसमें क्या विस्तार किया गया, अच्छा संविधान को और संविधान में और क्या विस्तार किया गया, या संविधान की जो पहले से जो लिखा हुआ था उसे क्या हटाकर नया जोड़ा गया, तो इसको ही हमें बताना है। तो देखिए इसके बाद में हेडिंग डालेंगे हम बॉडी, जो हमसे पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ऐसा नहीं लिखना है, ये शॉर्ट नोट्स हैं इसलिए मैंने लिखे हैं, एक्ट नहीं लिखना है, आपको अधिनियम लिखना है। ये भाई शॉर्ट नोट्स है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। अधिनियम 1976 द्वारा किए गए संशोधन इस प्रकार से हैं। तो देखिए क्या क्या कहाँ संशोधन किए, तो मैंने डायरेक्ट ये नहीं लिखा है। पॉइंट नंबर 1 की प्रस्तावना में हमने ये जोड़ दिया, हमने हेडिंग बना दिया जहाँ जहाँ संशोधन किए गए हैं। देखिए नंबर 1 हो गया हमारा प्रस्ताव। तो इसमें क्या संशोधन किया गया, इसमें साथियों 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में। एक तो यहाँ हमारा जो है संशोधन किया गया। नंबर 2 DPSP, आपको ऐसे नहीं लिखना है, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसलिए आपको दिए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इसको आप पूरा लिखेंगे। इसमें क्या बदलाव किया गया, इसमें बदलाव किया गया समाज समान न्याय और मुफ्त कानून, ये नहीं लिखना है, ठीक है, और लिखना, और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की गई इस संविधान संशोधन के माध्यम से। देखना आप आर्टिकल 39 है, आप पढ़ सकते हो उसमें। इसके बाद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी इस संविधान संशोधन के माध्यम से कराने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण, वन और वन्य जीव रक्षा की इस संविधान संशोधन में DPSP में जोड़ा गया। तो इसमें कुल DPSP में कितने संशोधन किए गए साथियों? 3 संशोधन किए गए। एक तो यही समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये वही है कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है और उसे केस लड़ना है तो सरकार उसके लिए वकील फ्री में देगी। कुल मिला के ये बात है। इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है, जो श्रमिक है उनकी भागीदारी की बात की गई है। ठीक है, उसके मैनेजमेंट में जो लेबर फोर्स होती है उसका कोई एक व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा की इसमें बात की गई है। तो इसमें 3 हमारे जोड़े गए। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये मेरे ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है मूल कर्तव्य, आप पूरा ऐसा लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद मूल कर्तव्य में, तो मूल कर्तव्य जो है वो 4 के, आपको ऐसे भी नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य में 4 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो मूल कर्तव्य ये तो पूरा भाग नया जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि भाग 4 के तहत 10 नए मूल कर्तव्य जोड़े गए। और किसकी सिफारिश थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। ठीक है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया। इसके अलावा संसद में क्या बदलाव किया गया?
देख सकते हैं संसद में लोकसभा, विधानसभा आज भी कितना है, 5 वर्ष है जो उनका कार्यकाल है। तो इसको बढ़ाकर उन्होंने 6 वर्ष कर दिया था इस संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, हालांकि जो 44वां संविधान संशोधन आया उसमें ये वापस ले लिया गया था। 44 संविधान संशोधन, ये क्रॉस का मतलब है 44वें संविधान संशोधन में ये चीज़ वापस ले ली गई थी। समझ आ रहा है? तो संसद में क्या बदलाव के संविधान संशोधन के माध्यम से, लोकसभा और विधानसभा में जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। हालांकि इसको हटा लिया गया बाद में। ठीक है, इसको हटा दिया गया। अब देखिए इसमें देखिए जो जोड़ा गया था अभी तक ये भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, और हालांकि ये तो हटाना भी नहीं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का ये मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने। डीपीएसपी में अभी भी ये है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य में भी ये अभी है। और इसमें एक और जोड़ दिया 2002 में, आप पढ़ते होंगे उसमें। ठीक है, संसद में देखिए ये वापस लिया था बस, इसके अलावा अभी तक तो कुछ वापस इसमें से हटाया नहीं गया था। आगे देखिए संघवाद का मतलब है संघ और राज्य के संबंध। तो इसमें क्या काम किया, केंद्र ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। भाई संघवाद का क्या मतलब है? संघवाद का मतलब है, ऐसा समझिए, एक जब हम पढ़ाई करते थे दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में क्या है कि भाई मान लीजिए हमने एक कोई हमारा मित्र मिला कि चलिए इसमें दो बेड हैं। ठीक है, इसका पूरा जो खर्च है वो 4,000 रुपये है। ठीक है, 4,000 रुपये, और इसमें खाना पीना सब है, तो 2,000 आप दे देना, 2,000 मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपसे समझौता हमारे बीच हो गया। ठीक, तो आप यही संघवाद होता है। संघवाद का मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध। हालांकि भारत के मामले में ये थोड़ा अलग है, तो यही मोटा मोटा संघवाद क्या है, यही है, दोनों में समझौता। तो इन्होंने क्या काम किया है, संघवाद के तहत राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी। इसका मतलब केंद्र ने अपनी पावर बढ़ा दी, और जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो कहाँ रहेगी, राज्यों में। यानी कब रहेगी, जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई, बिहार में हो गई, या फिर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, तो केंद्र क्या करता है, केंद्र की फोर्स आ जाती है। ठीक है, सशस्त्र बल तैनात कर देता है। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा क्या, ये जो मुख्यमंत्री है उस राज्य का, ये फोर्स उनकी सुनेगी नहीं। ये किसके अंडर में काम करती है, गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, यानी अमित शाह के जो वर्तमान में मंत्री हैं उसके अंडर में काम करती है। तो उनकी तो पावर छीन ली ना। तो इसलिए इस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों पर भी हावी होने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, कार्यकारी। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो सीएमओ के अनुसार, इसका मतलब होता है मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। ठीक, कोई अगर विधेयक जाता है तो वो वापस नहीं कर सकता राष्ट्रपति। देखिए न्यायिक मामलों में क्या इस 42वें संशोधन में क्या सुधार किया, मतलब बदलाव किया गया। तो संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। अब हम इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया, अब हम संविधान का कोई सा भी हिस्सा संशोधन करेंगे, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसमें। ठीक है, इसके बाद आपातकाल में भी बदलाव किया गया। इसमें कहा कि अब अभी तक क्या था, पूरे देश में आपातकाल लगती थी, अब किसी हिस्से में भी आपातकाल लग सकती है। तो ये चीज़ तो चलिए अच्छी थी। हालांकि बाकी चीज़ क्या है, देखिए मूल भावना है यहाँ पर, मूल भावना जो संविधान की मूल भावना है उसको संविधान की जो मूल भावना है उसको कमज़ोर करने का यहाँ प्रयास किया गया, यहाँ भी प्रयास किया गया, यहाँ भी प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो पूरा सवाल को एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ। ये था 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। तो उसका परिचय हो गया 42वां संविधान संशोधन, उसमें आप परिचय लिख सकते हैं 3 लाइन का, कि 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में भारी मात्रा में संशोधन किए गए तथा मूल संरचना को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। तो ये 2 से 3 लाइन का आपका परिचय हो जाएगा। अब बहुत से अभ्यर्थी क्या है कि वो परिचय डाल के ऐसे ही उतार दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 2 से 3 लाइनें प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक, एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या था, 42वें संविधान संशोधन
अधिनियम को भारतीय संविधान का पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है? अब आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम 2-3 लाइन में ये लिख सकते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया इसे पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है। पूरा संविधान इस अधिनियम ने, इस संविधान संशोधन अधिनियम ने बदल कर रख दिया। तो प्रस्तावना में क्या बदलाव किया? 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसके बाद डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या बदलाव किया गया कि फ्री कानून वाली मैंने आपको बता दिया। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा की बात की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? 4 के पूरा भाग जोड़ दिया, जिसमें 10 ये मूल कर्तव्य थे, ठीक है। इसके बाद संसद और विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष जोड़ दिया गया, ठीक है। हालांकि 44 में हटा दिया गया। इसके बाद संघवाद में क्या काम किया गया? राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती की गई। कार्यकारी में क्या किया गया? राष्ट्रपति अब पूरी तरह से मंत्रिपरिषद पर निर्भर होगा। न्यायिक में क्या किया गया? संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। आपातकाल में एक हिस्से में लगा सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? तो देखिए, निष्कर्ष ये है कि 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये अभी भी विवादास्पद है, ठीक है। इस पर अभी भी विवाद है। यद्यपि हम हालांकि इसका थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं कि यद्यपि 44वां संविधान संशोधन 1978 में कुछ प्रावधान हटाए भी गए, लेकिन फिर भी यह संविधान संशोधन अपनी छाप छोड़ता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का हम कुछ निष्कर्ष देंगे और ये आप देख सकते हैं। पूरा सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारा सवाल कवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसी सवाल को हमने प्रिंट फॉर्म में भी लिखा है, ये आप देख सकते हैं। यही सवाल है, मॉडल 5, 42वां संविधान संशोधन पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भारी संख्या में संशोधन किए गए। इसने भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदलने का प्रयास किया गया। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को दौरान लागू किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। हालांकि इतने लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, 2 से 3 लाइन से ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उस पर 1 नंबर में पूरा काट लूँगा। इसके बाद है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए संशोधन, ये हमने आपको बताया, ठीक है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, ठीक है। 3 नए निदेशक तत्व सिद्धांत जोड़े गए, समान न्याय, मुफ्त कानूनी शिक्षा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पर्यावरण, वन और वन्य जीव, ये आपको मैंने अच्छे से समझाया ऊपर। इसके अलावा मूल कर्तव्य में नए जोड़े गए, 4 के 10 जोड़े गए, ठीक है, और 11वां भी यहाँ पे लिख दिया गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा संसद, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, हालांकि इसको हटा दिया गया था, ठीक। एक ये भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो इतना नहीं लिखा, थोड़ा ही लिखा है, ताकि अगर मान लीजिए सभी लिख दिया जाए तो फिर शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा क्या है। इसके बाद संघवाद हमने बताया था कि केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी करने के लिए सक्षम बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं, शिक्षा, वन, जंगली जानवर, ये अनुसूची इसमें समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी कंटेंट पहले हो गया। कार्यकारी के बारे में आपको बता दिया गया था। न्यायिक संवैधानिक संशोधन में न्यायिक जांच से परे रखा, ठीक है। इसके अलावा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा है उसमें कटौती की गई। आपातकालीन प्रावधान एक हिस्से में आपातकाल को अधिकृत किया गया। राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष कर देगा, लेकिन इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, 42वां संविधान संशोधन 1976 सबसे विवादास्पद संविधान बना हुआ है। यद्यपि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कुछ प्रावधान पूर्ववत करने का प्रयास किया गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन छाप छोड़ दिया। बिल्कुल सेम टू सेम इसके मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं ऊपर, ये शॉर्ट नोट्स, ये बिल्कुल ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बना के दिए हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कोई नया अभ्यर्थी भी पढ़ाई कर रहा है तो उसे भी ये समझ में आ जाएगा आराम से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रेम्बल से। उससे पहले ये देखिए, आपको एक प्रश्न
इस शीट पर लिखना है। यहाँ प्रश्न लिखेंगे अपना कि 42वें संविधान संशोधन में पुनर्लेखन कहा गया, ठीक है। उससे संबंधित हमने 3 प्रश्न और ऊपर बना दिए थे, ठीक। उसका उत्तर आप इन 2 पेपर में लिखेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिख देना। यहाँ पर अपना नाम लिखें ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे और आपको भी। ये आप 2 पेज में लिखना इसको। नेक्स्ट सवाल है हमारा प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना से लगभग हम 2 से 3 सवाल प्रस्तावना से हम कवर करेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप से और कोई अगर प्रश्न आया हुआ है उसको कवर करेंगे। जैसे यूके पीसीएस में यही सवाल यहीं से आया है। तो पहला सवाल है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। फिर इसी से हमने दूसरा सवाल बना दिया, नीचे जो कंटेंट दिया गया है उसी कंटेंट से ये प्रश्न भी सोल्व हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, टिप्पणी करें। प्रस्तावना में समाहित विभिन्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो इसी ही कंटेंट से आप ये प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वही अंडरलाइन कीजिए, किसमें पूछा गया है, प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है, ठीक है। दर्शन कहें, आत्मा कहें, तो इस पर आप अंडरलाइन करिए पहले, ठीक। ये आपसे पूछा गया है, आत्मा, दर्शन। तो देखते हैं ये। देखिए, वही प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पे क्या आएगा, परिचय आपका वही 2-3 लाइन का होना चाहिए। इसके बाद बॉडी और फिर कंक्लूजन। तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अटपटा सवाल आपको लग सकता है, पहले मैं आपको समझा दूँ इसमें ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का, जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा है, या कहें कि दर्शन है, ठीक है। तो देखिए, दर्शन क्या है या आत्मा क्या है, तो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति है मान लीजिए, तो अगर कोई व्यक्ति है तो उसे हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर आत्मा है। अभी आपने सुना भी होगा, कुछ हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि शरीर तो मिट्टी है और जो कुछ है वो तो आत्मा है ना। ये आपने सुना होगा। कुछ को आपने ये कहते भी सुना होगा, इसकी आत्मा बड़ी पवित्र है। कुछ को आपने कहते सुना होगा, इसकी आत्मा बड़ी अपवित्र है। इस तरह से आपने सुना होगा। तो आत्मा क्या है, आत्मा से ही जो पूरा शरीर है हमारा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आत्मा अगर अच्छी है तो उसका जो शरीर है वो अच्छे लक्ष्य की तरफ जाएगा। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और लोग कहते हैं इसकी आत्मा बड़ी शुद्ध है, बड़ी अच्छी है, या फिर कहें कि ये इसकी आत्मा ऐसे कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका जो आत्मा है, आत्मा क्या है, आत्मा एक दिशा देती है। इसका मतलब इसका जो शरीर है वो हमेशा अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, पहली बात, ठीक है। यानी बुरे काम करने से वो बचेगा। अगर आत्मा अच्छी है तो अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, ठीक है। इसके जो वैल्यूज़ होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक। इसके जो विचार होंगे वो कैसे होंगे, वो भी अच्छे होंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर खेल किसका है, वो आत्मा का ही है, ठीक। ये मैं मतलब ऐसे में मतलब आप कहोगे कि आप तो ऋषि मुनि वाली बात कर रहे हैं। भाई ऋषि मुनि वाली बात नहीं, ये जो हमारे लोग नहीं कहते हैं कि जैसे हमारे दादा ही कहते थे कि जिसकी आत्मा अच्छी होगी वो अच्छे काम करेगा, ठीक है। और आत्मा अमर है, ऐसा कहते थे, आपने सुना होगा, आत्मा हमारी अमर है। तो क्या मतलब है, तो आत्मा और दर्शन का लगभग इस संदर्भ में एक ही मतलब है कि हमारा जो लक्ष्य क्या होगा, ठीक है, हमारे वैल्यूज़ क्या होंगे, ये हमारी आत्मा डिसाइड करेगी। ऐसे ही संविधान है, संविधान एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। संविधान एक व्यक्ति मान लीजिए फिलहाल, और उसकी आत्मा, मैंने आपसे कह दिया उसकी आत्मा प्रस्तावना है। अभी हमें नहीं पता प्रस्तावना है क्या,
ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता प्रस्तावना क्या है, बस मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति है। अब मैं तुरंत कहूँगा कि प्रस्तावना अगर आत्मा है तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, आत्मा है तो ये बताएगा कि संविधान कैसा चलना है, उसके लक्ष्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या है, यही तो बताएगा ना। तो बस यही है, थोड़ा थोड़ा आप, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस यही है कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान के मूल आदर्श, जो प्रस्तावना होता है, जो संविधान के मूल आदर्श और दर्शन और मौलिक मूल्य हैं, जो कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान के मूल आदर्श, मूल दर्शन और मौलिक मूल्य हैं, जो कि संविधान के लक्ष्य, और विचार को बताता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, ठीक है, ये थोड़ा दर्शन वाली बातें हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और समझना थोड़ा मुश्किल है, एक बार और ट्राई करते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? देखिए, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान के वो मूल आदर्श हैं जिन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो संविधान में, मान लीजिए इतनी मोटी किताब है, ठीक है, और एक हमने प्रस्तावना बना दी, अब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये इतनी मोटी किताब है संविधान, ठीक है, और इतनी मोटी किताब पढ़ने के लिए काफ़ी समय चाहिए, ठीक है। एक हमने प्रस्तावना बना दिया और उसमें कह दिया कि जो संविधान है, प्रस्तावना में इसके आदर्श हैं और पूरे संविधान के प्रस्तावना में वैल्यूज़ हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। इसलिए इसकी आत्मा कहा जाता है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है नहीं, दर्शन पक्ष से इसका। तो भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं, तो भारतीय संविधान, इसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, भारत के संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है, ठीक है। फिर सुनिए, भारतीय संविधान के मूल आदर्श को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है, यानी जो प्रेम्बल है उसमें समाहित किए गए हैं आदर्श, किसके? संविधान के, ठीक है। और ये इसमें क्या है? प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्य का उल्लेख किया गया है, ठीक। आगे देखिए, पर इसमें इतना ही लिख सकते हैं, इतना ही लिखने का ही हमारे पास 2 से 3-4 लाइन लिखिए, बस इसमें हमें बता दिया प्रस्तावना किसे कहते हैं। प्रस्तावना की हमने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे दी कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है, ठीक। और एक लाइन और लिख सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना से उन मौलिक दर्शन और मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है और जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी रहेगा। इसके अलावा फिर आते हैं बॉडी पर। अब हमसे पूछा है दर्शन पक्ष का मतलब है कि जो हमने आदर्श की बात की है वो कौन कौन से शब्द हैं, ठीक, जिससे हमें पता चलता है कि जो संविधान है उसके आदर्श कौन कौन से हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहला है संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ठीक। तो एक एक शब्द करके इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, तभी आंसर ये पूरा होगा। नंबर 1 है हमारा संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब होता है जो भारत है, जैसे हम भारत को मान लेते हैं, भारत एक संप्रभु राज्य है, तो भारत के बाह्य मामले और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। चाहे बाह्य मामले का मतलब ये हो गया विदेश नीति, और आंतरिक मामले का मतलब हो गया भारत में जितने भी कानून बन रहे हैं, तो इसके लिए भारत की संसद स्वतंत्र है, ठीक है। किसी भी बाहरी देश का हमारे ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये क्या है? पहली क्या है? संप्रभुता। दूसरा समाजवादी। तो दूसरा क्या है? समाजवादी, जो उत्पादन और वितरण है। समाजवादी, देखिए समाजवादी का क्या मतलब होता है? उत्पादन और वितरण, ये इसका मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो व्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। सभी धर्म समान है भारत में। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की गई है। सरकार का बराबर, ये मैंने मतलब ये शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके हैं, आप ऐसे मत लिख देना आंसर में बराबर। ठीक है, यानी कि जो सरकार है, सरकार का सभी धर्मों पर बराबर समर्थन है, यानी सभी को बराबर समर्थन है। एक हमारा प्रेम्बल में जो शब्द है वो है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जो उत्तराधिकारी होगा, मतलब उत्तराधिकारी नहीं होगा, जो प्रमुख होगा वो उत्तराधिकारी नहीं होगा। मान लीजिए आज कोई राष्ट्रपति है ए, तो कल के दिन को इनका बेटा या बेटी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। जैसे ब्रिटेन में तो ऐसा होता है, तो वहाँ गणतंत्र नहीं है। ठीक है, भारत में है। इसके अलावा यहाँ न्याय की बात की गई है। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की इसमें बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखिए संविधान में प्रस्तावना क्या बात की गई है? भाईचारा और बंधुत्व के माध्यम से, ये माध्यम से गरिमा तथा देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के भी संकेत इसमें हमें मिलते हैं। तो देखिए अगर हमने ये प्रेम्बल पढ़ लिया तो इसका मतलब ये है जब हम संविधान में जाएंगे ना तो इसी को एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक शब्द आप सुनते होंगे कि जो प्रस्तावना है ये तो एक कुंजी है संविधान की, तो ऐसा कह सकते हैं जिसने प्रेम्बल पढ़ लिया, जिसने प्रस्तावना पढ़ लिया, समझ लीजिए उसने पूरा संविधान पढ़ लिया। इसलिए तो हम कह रहे हैं इसकी आत्मा है, क्योंकि हमें पता चल गया समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हमारा आर्टिकल 25 से 28 है। ठीक है, गणतंत्र, न्याय की बात डीपीएसपी में दी हुई है। ठीक है, भाईचारा, बंधुत्व ये भी वहीं पर है। इसके बाद निष्कर्ष क्या लिखेंगे? प्रस्तावना के बारे में कोई भी एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि ये प्रतिबंधकारी शक्ति तो भले नहीं है क्योंकि न्यायालय से लागू नहीं कर सकता, लेकिन यह हमारे संविधान की आत्मा है। तो मुझे लगता है तो टॉपिक थोड़ा सा अभी तक के टॉपिक के मुकाबले थोड़ा सा ये अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन मैंने देखो कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप ग्रुप में लिख के भेज सकते हैं या ऑडियो के माध्यम से भेज सकते हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई है। तो आत्मा के चक्कर में हो सकता है ये प्रश्न आपकी आत्मा में ना जा पाया हो, तो लेकिन फिर भी आप मुझे बताना अगर ये समझ में नहीं आता है तो। हालांकि एक सवाल इसमें से भी आया था यूकेपीसीएस में कि प्रस्तावना में समाहित विभिन्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या देखिए हमने कर दी है, ये सारी व्याख्या है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका हमने प्रिंटेड मटेरियल भी आपको दे दिया है, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिल जाएगी। प्रस्तावना ये है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान जो मूल आदर्श हैं, भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है तथा जिन्हें संविधान, ये गलत लिखा है, मिसप्रिंट है, प्राप्त करना चाहता है। यह संविधान को दिशा और उद्देश्य देता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा इसके दार्शनिक पक्ष आप देख सकते हैं। तो दार्शनिक पक्ष में संप्रभुता, भारत एक संप्रभु देश है, बाह्य और आंतरिक कानून मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी है, यहाँ पर उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का अधिकार है। ठीक, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म समान है, सरकार का सभी को समान समर्थन है। लोकतांत्रिक, भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मौजूदगी है। ठीक है, गणतंत्र मैंने आपको बता दिया ऊपर ये क्या होता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक न्याय ये ऊपर बताया था। ठीक है, इसके अलावा ये कंक्लूजन हो जाएगा कि प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियाँ भले ही ना हो परंतु हमारी संविधान की आत्मा है। तो देखिए मुझे लगता है तीनों सवाल भी हल हो रहे होंगे आपके। ठीक है, तीनों सवाल आपके हल हो रहे होंगे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? अब क्योंकि दर्शन इसलिए कहा जाता है, उसमें विभिन्न शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, और कह सकते हैं प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का सार है। ठीक है, समरी है, पूंजी है, सब वही तो है। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रस्तावना में समाहित विभिन्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, ये हो गया। और अब प्रस्तावना आत्मा है, ये हो गया। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप हो गए, इसको आप लिखिए
और इसी पेज पर आप इसको आपको लिखना है ये, ठीक है। और इसके अलावा आज हमारे देखिए 6 प्रश्न, आज हमारे 3 उधर 3 6, लगभग 2 प्रश्न के माध्यम से 6 हो गए और कल तक 16 हो गए थे। अभी तक हमने 22 प्रश्न कर लिया देखिए, ठीक है। और टोटल हमारे प्रश्न कितने हो गए? 6। तो जो समझ में नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं, मान लीजिए आपने कोई सवाल लिखा और उसका केवल इंट्रोडक्शन लिखा, तो इसका मतलब मैं सोचूंगा कि आपने कम से कम पेन तो उठाया। तो पेन उठाना ही बहुत है, आपको लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे इस बैच का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लिखना ही पड़ेगा, पेन तो चलाना ही है। मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, मॉडल आंसर उठाओ और उतार दो, पूरी कॉपी पेस्ट कर दो ऐसे ही, ठीक है। इससे फ़ायदा ये है आपका पेन चलेगा और आपके दिमाग में जाएंगे और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि आंसर क्या लिखने हैं। तो देखिए आंसर तो लिखे जाते हैं की पॉइंट्स से, मैंने आपको बता दिया की पॉइंट्स से। इसका मतलब आप ये अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप देखिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अंतिम समय में आप किसी बच्चे से मिलना जो अभी मेंस देकर आया है, जिसके पास ये शॉर्ट नोट्स नहीं थे, हो सकता है वो बहुत सारा पढ़ के गया हो लेकिन कुछ भी याद नहीं आएगा, लक्ष्मीकांत ऐसी रखी रह जाएगी। या अगर किसी भी कोचिंग का मैटर आपने पढ़ा होगा या किसी भी कोचिंग क्लास से आपने किया होगा तो ऐसे ही रखा रह जाएगा। ये पॉइंट्स काम आएंगे बस लास्ट टाइम पर। अरे वाह, मिनी लास्ट में देखेंगे आप 42 संविधान संशोधन, मिनी संविधान, क्योंकि भारी संशोधन किया गया। अरे वाह, मूल संरचना का प्रयास नहीं, एकदम याद हो गया देखो। और उसके बाद में अच्छा प्रस्तावना में कितने सब 3, समाजवादी पंथ अखंडता। इसके बाद डीपीएसपी में क्या था? अरे ये था, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी, अच्छा ठीक है। संसद फटाफट 2, आपका मुझे लगता है 1 मिनट में एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। तो लास्ट टाइम पे यही काम आना है और यही याद आएगा, थ्योरी याद नहीं आएगी। तो इसलिए आप आंसर लिखते चलें। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं और मुझे खुशी है कि इस बैच से काफ़ी बच्चे मेंस क्रैक करेंगे अगर आप ये पूरे अच्छे से सारे आंसर लिख लेते हैं और अच्छे से आप इसके नोट्स बनाते हैं। इस बैच में आपको कुछ नहीं करना, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई इस बैच में। शॉर्ट नोट्स बनाओ जैसा हम बना के दे रहे हैं, नकल ही तो उतारनी है। और इसके बाद जो भी आपको याद हुआ है, कैसा भी याद हुआ है, वो लिख दो बस। और हाँ, वीडियो लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा। 3 काम आपको करने हैं। मेंस भूल जाओ, मेंस भी होता है क्या, प्री की तैयारी करो, ठीक है। प्री की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो लगाओ। इसके अलावा मेंस भूल जाओ। अगर आप 3 काम करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, वीडियो लेक्चर देखने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और आंसर लिख देते हैं, जो भी याद आ रहा है, तो उसका आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आज के आंसर, आज के क्वेश्चन हम कल दे देंगे, मतलब सॉरी, कल के क्वेश्चन हम आज या कल दे देंगे। और कॉपी चेक में थोड़ा विलम्ब इसलिए हो रहा है, उसके लिए खेद है। अभी हमने पैड ऑनलाइन किया था और हाथ से ऐसे कॉपी चेक होती नहीं है, तो वो पेन टैब हमारा आ नहीं पाया है। तो पता किया था कि कुछ काम की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति है, तो इस कारण से वो भी आ नहीं पाया है। और उसके आने के बाद ही आपको, जब आप आंसर देंगे तो 10 घंटे के अंदर और उससे भी कम समय में आपको कॉपी आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपके, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ी मेहनत अगर आप भी करेंगे तो बहुत आपका कहेंगे कि लाभ होगा, ठीक। बाकी चलिए कल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।